हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो कल की क्लास में हमने देखा था बीजांड की संरचना के बारे में। हमने बीजांड की संरचना का अध्ययन किया था कि जो हमारे पौधे का जो मादा भाग होता है, इस तरीके से उसके अंडाशय के अंदर बीजांड की स्थिति किस प्रकार से होती है, बीजांड के अंदर क्या क्या होता है, इसकी संरचना के बारे में हमने अध्ययन किया था। और मैंने बोला भी था कि इस संरचना को बना के और प्रयास करना, शायद आपने किया भी होगा। तो अब क्या है कि हम उस बीजांड के प्रकार देखने वाले हैं। अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है वो कुल 6 प्रकार का होता है। उन 6 प्रकारों के बारे में आज हम जानेंगे। यानी बीजांड वृंत, बीजांड द्वार और निभाग की स्थिति के आधार पर बीजांड के प्रकार कुल 6 होते हैं। बीजांड वृंत क्या होता है, बीजांड द्वार क्या होता है और निभाग क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो पिछली वीडियो में जाना और अवश्य देखना। फिर भी हम एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं ताकि अभी आपके समझने में कोई परेशानी ना हो। तो हमने बीजांड की संरचना बनाई थी। ये हमने बनाया था कि इसके अंदर क्या होता है, भ्रूणकोश होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मादा युग्म कोशबीज बोलते हैं। ये क्या होता है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। इस मादा युग्म कोशबीज के बाहर के हिस्से को क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, आप कमेंट करके जरूर बताओ। इस मादा युग्म कोशबीज के बाहर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है। उसके बाहर मैंने बताया था अध्यावरण बताया था। इसके बाद क्या पाया जाता है, अध्यावरण पाया जाता है। ये मैंने बताया था बीजांड वृंत, क्या बताया था, बीजांड वृंत बताया था। ठीक है, इस वाले भाग को हम बीजांड वृंत बोलते हैं। और बीजांड द्वार की बात कर रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अध्यावरण। क्या बोलते हैं, अध्यावरण। और जिस स्थान पर अध्यावरण मौजूद नहीं होता है उस स्थान को क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। और ये मैंने बताया था क्या होता है, भ्रूणकोश होता है। और कमेंट करके बताना इसको क्या बोलते हैं। इसको बोला जाता है बीजांड काय। और बीजांड काय किसका बना होता है, पेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना होता है, यानी मृदुत की कोशिकाओं का बना होता है। और बीजांड काय के विपरीत वाला स्थान, इसको हम बोलते हैं निभाग। तो आज हम इस बीजांड के प्रकार देखेंगे, किसकी स्थिति के आधार पर, बीजांड वृंत की स्थिति के आधार पर ये किस स्थिति में रहता है, बीजांड द्वार किस स्थिति में रहता है और निभाग किस स्थिति में रहता है। हम आज देखेंगे बीजांड के प्रकार। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी भी बताया था कि बीजांड वृंत, बीजांड द्वार और निभाग की स्थिति के आधार पर बीजांड को हम 6 प्रकारों में बांटते हैं। वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला आता है ऋजु बीजांड, दूसरा आता है प्रतीप बीजांड, तीसरा आता है अर्ध प्रतीप बीजांड, नंबर 4 पर आता है वक्र बीजांड, नंबर 5 पर हमारा आता है अनुप्रस्थ बीजांड, और लास्ट नंबर पर आता है कुंडलित बीजांड। हमें इनका सीक्वेंस इसी तरीके से याद रखना है और मैं जो चित्र बनाऊंगा वो भी उसी तरीके से आपको याद रखना। आपको ये 6 नाम इसी क्रम में याद होने चाहिए और उसी क्रम में आपको इसके डायग्राम याद होने चाहिए। अगर इसके डायग्राम आप अच्छे से समझ लेते हो तो इसकी परिभाषा लिखने में आपके कोई कठिनाई नहीं होगी,
क्योंकि इसमें तीन ही चीज हमें ध्यान रखनी है, बीजांड वृंत, बीजांड द्वार और निभाग। ये किस स्थिति में होते हैं, उस स्थिति का हमें अगर मालूम चल गया, उसका चित्र हमने बना लिया, तो फिर उसके अंदर लिख लेंगे हम ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो एक बार आप मेरे साथ बोलना, बीजांड वृंत, बीजांड द्वार और निभाग की स्थिति पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। ऋजु, प्रतीप, अर्ध प्रतीप, वक्र, अनुप्रस्थ और कुंडलित। एक बार और बोलना, ऋजु, प्रतीप, अर्ध प्रतीप, वक्र, अनुप्रस्थ और कुंडलित। कुल बीजांड कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो अब हम इन एक एक का डायग्राम बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हम कौन सा देखते हैं? ऋजु बीजांड देखते हैं। तो मैं एक नंबर पर ऋजु बीजांड का डायग्राम बनाता हूँ। हालांकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसी के अंदर हम करेंगे एडजस्ट। तो ऋजु बीजांड होता है, उसका एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ, साथ साथ आप भी बनाना अगर पेन और कॉपी आपके पास है तो। हमें तीन चीजें याद रखनी है, बीजांड वृत्त, बीजांड द्वार और निभाग। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये क्या है हमारा? मादा युग्म कोदबिद। इसके ऊपर क्या आता है? बीजांड कहा जाता है। किसका बना होता है? पेरेन्काइमा कोशिकाओं का। और इसके ऊपर क्या होता है? अध्यावरण होता है। इसके ऊपर क्या होता है? अध्यावरण होता है। और इस साइड क्या हो गया अपना? जहां से अध्यावरण निकलता है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? निभाग। तो ऋजु बीजांड में क्या होता है? जो बीजांड वृंत, बीजांड द्वार और निभाग तीनों एक ही दिशा में होते हैं। ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड में अलग अलग कलर से प्रदर्शित कर देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत। ये वाला हिस्सा क्या होगा? निभाग। और ये क्या होगा? बीजांड द्वार। यानी ऋजु बीजांड में क्या होता है कि बीजांड वृंत, निभाग और बीजांड द्वार तीनों एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं। देखना आप, तीनों एक ही रेखा में स्थित होते हैं। तो अब इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि ऋजु बीजांड में क्या होता है? बीजांड वृंत, निभाग और बीजांड द्वार तीनों एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया ऋजु बीजांड। इजी आपको, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी हो जाएगा। अब नंबर 2 पर आता है प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड, प्रतीप बीजांड वही बीजांड है जो मैं बनाता आ रहा हूँ 2 दिन से, उसी को हम बोलते हैं प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड का हम डायग्राम देखें। ये क्या हो गया? मादा युग्म कोदबिद हो गया। ये अपना क्या हो गया? और ये हो गया अध्यावरण। और ये हो गया बीजांड ग्रंथ। अब इसमें क्या होता है? इसमें बीजांड क्या होता है? उल्टा होता है। आपको उल्टा दिखाई दे रहा है? इसमें बीजांड सीधा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? बीजांड उल्टा होता है, तथा बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन बीजांड वृंत नहीं होता है। अब इसमें बीजांड वृंत, निभाग और बीजांड द्वार तीनों एक ही सीधी रेखा में, लेकिन इसके अंदर बीजांड वृंत यहाँ पर आ गया। ठीक है, बीजांड वृंत यहाँ पर आ गया, निभाग यहाँ पर आ गया और बीजांड द्वार यहाँ पर आ गया।
निभाग और बीजांड द्वार तो दोनों सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन बीजांड वृंत नहीं होता है, और ये क्या होते हैं, हमेशा ही उल्टे होते हैं, और लगभग पुष्पीय पादपों में अपने जो है यही बीजांड हमें मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा था अर्ध प्रतीप बीजांड। 3 नंबर हम देखते हैं अर्ध प्रतीप बीजांड। तो इस बीजांड में क्या होता है, देखना आप इस स्थिति का आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि कौन से बीजांड में जो मादा युग्मकोद्भिद है वो किस प्रकार से बन रही है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें बीजांड द्वार और निभाग, इसमें भी दोनों एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होगी। ये क्या हो गया, निभाग हो गया, और ये हो गया बीजांड द्वार। ये तो दोनों सीधी रेखा में है, और ये अपना आ गया बीजांड वृंत। हमें इसमें ध्यान ये रखना है, एक बार तीनों को आप शुरू से देखना तभी समझ में आएगा कि रिज्यू में हमने क्या देखा था कि बीजांड वृंत, निभाग और बीजांड द्वार तीनों सीधी एक रेखा में, ठीक है। उसके बाद हमने प्रतीप में देखा कि बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में है, जबकि बीजांड वृंत नहीं है, और दूसरी चीज बीजांड उल्टा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें भी बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में है। हाँ, इसमें भी बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में है, लेकिन बीजांड के साथ जो बीजांड वृंत है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रहा है। इसकी यही विशेषता है, यानी इसके और इसके बीच में ये एंगल देखना आप, इसके और इसके बीच के अंदर कितने का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कौन से में, अर्ध प्रतीप के अंदर। इसकी अलग विशेषता यही है, जबकि बीजांड द्वार और निभाग तो इसमें भी एक सीधी रेखा में, लेकिन इसके अंदर बीजांड वृंत के साथ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। अब 4 नंबर पर हमने देखा था वक्र बीजांड। क्या होगा, इसका डायग्राम आप देखना। ये इस प्रकार का होगा। इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में, इसमें भी बीजांड द्वार निभाग सीधी रेखा में, इसमें तीनों सीधी रेखा में। अब इसमें कोई भी सीधी रेखा में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पीछे से जो निभाग वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा इस साइड में घुमा हुआ होता है, यानी ये सीधी रेखा में नहीं होता है। निभाग यहाँ पर स्थित होगा, बीजांड वृंत ये होगा, और बीजांड द्वार ये होगा, यानी इसका निभाग थोड़ा सा नीचे की ओर झुका हुआ होता है, जिस कारण जो है इसके तीनों एक सीधी रेखा में नहीं होते। इसका ध्यान रखना, यानी इसके अंदर बीजांड वृंत, बीजांड द्वार और निभाग कोई भी सीधी रेखा में स्थित नहीं होता है। अगला हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर आता है हमारा अनुप्रस्थ बीजांड। ये भी इसी प्रकार का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है कि जिस प्रकार ये झुका हुआ है, इसके अंदर जो मादा युग्मकोद्भिद है वो भी झुक जाता है, यानी भ्रूणकोश जो होता है वो भी
साथ के साथ ही झुका हुआ होता है। इसमें भ्रूणकोश भी झुका हुआ होता है। इस प्रकार से ये संरचना हमें दिखाई देती है घोड़े के नाल के जैसी। किसके जैसी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घोड़े के नाल जैसी संरचना किस में बनती है? अनुप्रस्थ बीजांड में, क्योंकि ये भी इसके साथ मुड़ा हुआ होता है। कौन? भ्रूणकोश। निभाग और बीजांड द्वार के साथ साथ भ्रूणकोश भी इसके अंदर मुड़ा हुआ होता है और एक घोड़े के नाल जैसी संरचना बनती है। किसमें? अनुप्रस्थ बीजांड के अंदर। अब आता है 6 नंबर पर हमारा कुंडलित बीजांड। इसके अंदर क्या होता है? ये बीजांड वृंत है, ये इसके चारों तरफ लपेटा खाकर बना हुआ होता है। इसके जो बीजांड वृंत होता है वो चारों तरफ घुमा हुआ होता है। ठीक है, ये जो बीजांड वृंत है वो इसके चारों तरफ घुमा हुआ होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कुंडलित बीजांड। ये थे बीजांड के 6 प्रकार। इनको एक बार आप है ना जो है अपनी कॉपी में बनाकर बार बार प्रयास करना, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर हम लिख लेते हैं। बीजांड वृंत, बीजांड द्वार व निभाग की स्थिति के आधार पर बीजांडों के प्रकार 6 है। इसमें 1 नंबर लगाना ऋजु बीजांड, और इसके अंदर आप लिखना ऐसे बीजांड जिनमें बीजांड वृंत, निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल लिख लेना रूमेकस पादप। रूमेकस पादप। अगला आप लगाओ प्रतिप बीजांड, और इसके अंदर लिख लेना प्रतिप बीजांड में आपको लिखना है ऐसे बीजांड उल्टे होते हैं, ऐसे बीजांड उल्टे होते हैं तथा इस प्रकार के बीजांडों में बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, जबकि बीजांड वृंत नहीं होता है। एग्जाम्पल इसका आप लिखना मटर, सेम, चना। इसका एग्जाम्पल क्या है? मटर, सेम, चना। हमें लिखना है 3 नंबर अर्ध प्रतिप बीजांड। अर्ध प्रतिप बीजांड में लिखना है इसमें निभाग, बीजांड द्वार, इसमें निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं तथा बीजांड वृंत समकोण 90 डिग्री बनता हुआ मुड़ा रहता है, यानी समकोण 90 डिग्री बनता हुआ मुड़ा रहता है। इसका एग्जाम्पल लिखना आप रेननकुलस पादप। रेननकुलस पादप ये किस में होता है? रेननकुलस पादप में होता है। 4 नंबर लगाना वक्र बीजांड। इसके अंदर आप लिखना इस प्रकार का बीजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है, जिस कारण बीजांड द्वार व निभाग दोनों एक सीधी रेखा में नहीं पाए जाते हैं। इसमें बीजांड द्वार झुककर बीजांड वृंत के पास आ जाती है, ये थोड़ी सी झुककर इसके पास आ जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेग्यूमिनेसी और कुर्सीपेरी के पादपों में। अगला है हमारा अनुप्रस्थ बीजांड। इसके अंदर लिखना इसमें बीजांड के साथ भ्रूणकोश भी मुड़कर घोड़े की नाल के समान हो जाता है, यानी ये बीजांड तो मुड़ रहा है, इसके साथ साथ भ्रूणकोश भी मुड़ जाता है। इसका एग्जाम्पल है लेमना और पोपी पादप। लेमना और पोपी पादपों में। अगला लिखो कुंडलित। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत बहुत लंबा होता है और ये लंबा होकर बीजांड के चारों ओर घेरा बना लेता है। इसका एग्जाम्पल लिखना नागफनी।
अब हमारा बीजांड के प्रकार कंप्लीट हो गए। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इस चीज को आप नोट कर लेना। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा गुरु बीजाणु जनन। मैंने शुरू शुरू से लेकर अब तक मैं सिर्फ एक ही बात बताते आ रहा हूँ, गुरु शब्द जब भी आए तो हमें किसके साथ कंपेयर करना है, मादा के साथ। और लघु शब्द जब भी आए तो किसके साथ, नर के साथ कंपेयर करना है। तो मादा शब्द आ रहा है मतलब गुरु बीजाणु जो बन रहे हैं वो कहाँ पर बन रहे हैं, स्त्री केसर में बन रहे हैं। हमें वही देखना है वो कैसे बनते हैं। भ्रूणकोश, ये वही भ्रूणकोश है जो मैं बता रहा हूँ, 7 कोशिकीय व 8 केंद्र की। इसका विकास कैसे होता है, इसके अंदर जो मौजूद ये 7 कोशिका और 8 केंद्र के वो किस प्रकार से बनते हैं। इसके अंदर ही मादा युग्मक बनता है, तो वो किस प्रकार से बनता है हमें वही देखना है। इसे ही बोला जाता है गुरु बीजाणु जनन, यानी गुरु बीजाणु का निर्माण होना। गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं। गुरु बीजाणु, जैसे हमने पहले लघु बीजाणु देखा था, लघु बीजाणु में क्या हुआ था, लघु बीजाणु का निर्माण किसने किया था, लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा था, 4 लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा था, यानी 4 पराग कणों का निर्माण हो रहा था। और ये स्थिति कहां पर थी, ये थी पुंकेसर में। क्योंकि लघु शब्द नर से मैंने बोला था, नर के साथ कंपेयर कर पाए तो पुंकेसर नर भाग होता है। तो ये स्थिति कहां पर थी, पुंकेसर में थी। और गुरु शब्द आ रहा मतलब ये स्थिति स्त्री केसर के अंडाशय के अंदर, जो अभी हम बीजांड पढ़े थे उसके अंदर जो भ्रूणकोश है, मातृयुग्म कोश भी है, उसके अंदर की जो प्रक्रिया है उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु मात्र कोशिका से हुआ था, तो गुरु बीजाणु का निर्माण किससे होगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होगा। किससे होगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होगा। यहाँ पर गुरु बीजाणु हो जाएंगे, लघु के स्थान पर सिर्फ गुरु बीजाणु। ठीक है, चीजें वही है, थोड़ा सा चेंज है, वो हम अभी आपको बता देंगे। तो चलिए इसको हम विस्तार से जानते हैं। पहले हमें देख लेते हैं, हम जानते क्या, हमें जानना क्या है। ठीक है, ये क्या होता है, स्त्री केसर होता है और इसके अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। क्या होता है, बीजांड होता है। और बीजांड के अंदर मैंने क्या बताया था, भ्रूणकोश बताया था। इसके अंदर कितनी कोशिकाएं बताई थी, 7 कोशिकाएं बताई थी। हमें इसी को देखना है कि इसका विकास कैसे होता है, ये किस प्रकार से बनता है। हमें इसी चीज को यहाँ पर देखना है, यानी भ्रूणकोश किस प्रकार से बनता है, हमें इसी चीज को देखना है। तो अब क्या देते हैं, गुरु बीजाणु जनन, यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। हमने पराग कोश में देखा था कि सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर बीजों तक की कोशिकाएं थी। 4 कोनों पर 4 कोशिकाओं ने आकार में वृद्धि करके वो बड़ी हुई थी, जिनको हमने क्या कहा था, परपरसु कोशिकाएं। और परपरसु कोशिकाओं में विभाजन हुआ था।
उस विभाजन के दौरान दो कोशिकाएं बनी थी, एक का नाम था प्राथमिक बीजीय कोशिका और एक का नाम था प्राथमिक भूबीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक भूबीजाणु जनन कोशिका से किसका निर्माण हुआ था? प्राथमिक मात्र कोशिका का। और प्राथमिक मात्र कोशिका ने लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका से किसका निर्माण हुआ था? लघु बीजाणु का। तो उसी प्रकार ये जो गुरु बीजाणु होता है, इसका निर्माण किससे होगा? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होगा। तो सबसे पहले उसी प्रकार से परपरशु कोशिका होती है, इसी में भी ये जो इसके अंदर जो बीजांड होता है, इसके अंदर क्या होती है? एक परपरशु कोशिका होती है। ठीक है, ये क्या होती है? परपरशु कोशिका होती है। इसमें विभाजन होता है और इसमें दो नई कोशिकाएं बनती है। एक प्राथमिक द्वितीय कोशिका, इसका यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, ये नष्ट हो जाती है और हमें पढ़ना भी नहीं इसका महत्व है। और दूसरी बनती है प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका। दूसरी बनती है प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका, जैसे उसमें बनी थी प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका। इसके अंदर विभाजन होकर किसका निर्माण होता है? इसके अंदर क्या होगा? विभाजन होगा और किसका निर्माण होगा? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का। मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन हमें ये सारी चीजें इन सब को छोड़ना है, हमें यहीं से स्टार्ट करना है। ये मैं पहले बता देता हूँ किस प्रकार से होता है, और बाकी ये प्रोसेस मैंने उसमें बताई हुई है, उसमें इम्पोर्टेंट है, ये लिखना रहता है, लेकिन इसके अंदर आप यहीं से स्टार्ट करो तो ही बढ़िया। मैं ऐसे मानता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों का भी महत्व नहीं है इसके अंदर। इसका तो उसके अंदर वो 3 लेयर बन रही थी, उसमें महत्व था। तो हमें प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाती है। इससे आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। मैं बता रहा हूँ, वहां से याद रखना। इसके अंदर आपको याद रखना है कि इसके अंदर किसका निर्माण होता है? एक कोशिका का निर्माण होता है। ये जो बीजांड होता है अंडाशय के अंदर, इसके अंदर एक कोशिका का निर्माण होता है, जिसे बोला जाता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोला जाता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बोला जाता है। सबसे पहले क्या होता है? ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ये क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन करती है, सेम उसी तरह जिस तरह लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन करके 4 परागकण बनाए थे, उसी प्रकार गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी अर्धसूत्री विभाजन करके 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। यानी 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। 1 2 3 4। कितने गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है? 4 गुरु बीजाणुओं का। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका तो किसका निर्माण करेगी? गुरु बीजाणुओं का। अब होता क्या है, जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, गुणसूत्रों की संख्या यहाँ से आधी हो जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मादा युग्म कोदविद की प्रथम एक गुणित कोशिका। ध्यान रखना, गुरु बीजाणु को क्या बोलते हैं? मादा युग्म कोदविद की प्रथम एक गुणित कोशिका। क्योंकि यहाँ से क्या हो गई? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। यहाँ पर जब 2n थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। अब क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, उनमें से 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। उनमें से 3 गुरु बीजाणु
नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक गुरु बीजाणु बचता है। ये 3 क्या हो गए? नष्ट हो गए। फिर क्या होता है? अब जब ये गुरु बीजाणु बचता है, इसके आकार और आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? आकार और आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। आकार और आयतन में वृद्धि होने के बाद ये करता है वही, ये कर लिया आकार और आयतन में वृद्धि। अब इसके अंदर क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब कोश केंद्र की कोशिका तो 2 भागों में बंट जाएगी, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या उतनी की उतनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर n हो चुका है। मैंने बताया था अर्धसूत्री विभाजन हो गया, अब इसके बाद सारा का सारा समसूत्री विभाजन ही होगा। अब क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा तो इसके अंदर जो केंद्रक है वो 2 भागों में बंट जाता है। अब इस गुरु बीजाणु के अंदर जो केंद्रक था वो 2 भागों में बंट के और 2 केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। फिर थोड़ा सा समय बीतता है, फिर से इसके अंदर और समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है और ये 2 केंद्रक 4 केंद्रकों में बदल जाते हैं। यानी एक का 2 बना था, अब इसके 2 बन जाएंगे, इसके और 2 बन जाएंगे, यानी 2 ऊपर की साइड बन जाएंगे, 2 नीचे की साइड बन जाएंगे, 4 केंद्रक बन जाएंगे। फिर से एक बार और समसूत्री विभाजन होगा और 4 केंद्रकों के कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। एक बार में एक केंद्र का 2 बन रहा है तो 4 का कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। 1 2 3 4 ऊपर की साइड, 4 नीचे की साइड। अब क्या होता है? इतना सब कुछ होने के बाद केंद्रकों का विभाजन यहीं पर रुक जाता है। यानी अब केंद्रक आगे नहीं विभाजित होते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं। अब क्या होंगे? केंद्रक व्यवस्थित होंगे। अब केंद्रक व्यवस्थित होंगे। व्यवस्थित किस प्रकार से होंगे आप देखना। ऊपर वाले 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक और नीचे वाले 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक, दोनों में से एक एक केंद्रक कहाँ पर आ जाते हैं? बीच में आ जाते हैं। और ऊपर कितने कितने बच गए? 3 केंद्रक बच गए। इतनी व्यवस्था होने के बाद अब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन में क्या होता है? अब जितने भी ये केंद्र बने थे, 3 ऊपर की साइड, 3 नीचे की साइड और 2 बीच में आए थे, अब ये अपना अपना कोशिका द्रव्य लेंगे और एक अपनी अपनी अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण कर लेंगे। तो अब 3 तो ऊपर की साइड थी, ये तीनों ने अपनी अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण कर लिया। 3 कोशिकाएं ऊपर बन गई। ये बोले भाई इसके अंदर जो भी कोशिका द्रव्य में जो मटेरियल है, इनके खाने पीने की चीजें वो लो और यहाँ से खिसको। तो इसके अंदर से उठाया और 3 कोशिका अपनी अलग बना ली। 3 के अंदर नीचे थे, इन्होंने 3 कोशिका अपनी अलग बना ली। अब ये 3 कोशिका इधर बन गई और इधर बन, अब भी शेष कोशिका द्रव्य बच गया इसके अंदर, तो ये एक अलग कोशिका अपने आप ही बन गई। इसके अंदर कोशिका द्रव्य है तो ये एक कोशिका अलग हो गई। 3 3 6 और एक ये हो गई 7 कोशिका। और केंद्र गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक हो गए। अब ये केंद्रक, अब बीच वाली कोशिका में 2 केंद्रक हो गए, ये आपस में संलयित हो जाते, ठीक है। और इनके एक एक केंद्रक हो गए, यानी 3 कोशिकाएं ये अलग हो गई, 3 ये अलग हो गई। ऊपर वाली कोशिकाओं को बोला जाता है प्रतिमुखी कोशिका और नीचे वाली इस कोशिका को बोला जाता है अंड कोशिका। इन दोनों कोशिकाओं को बोला जाता है सहायक कोशिका और इन तीनों कोशिकाओं को मिलकर बोला जाता है अंड समुच्चय। क्या बोला जाता है? अंड समुच्चय। और इस बीच वाले केंद्रकों को बोला जाता है ध्रुवीय केंद्रक।
तो ये था हमारा गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। अब इसके अंदर जो अंड कोशिका बन रही है ना, इसी से जो हमने दो नर युग्मक बनवाए थे ना, ठीक है ना, परागकण में जो दो नर युग्मक बनाए थे, ये इसी अंड कोशिका से आकर संलयित होंगे। वो आगे की क्रिया हम आगे विस्तार से देखेंगे। अभी आपको इतना ही याद रखना है, जितना बता रहा हूँ उतना देखते चलो, ठीक है। एक बार इसको रिवीजन कर लेते। जो अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, उसके अंदर एक कोशिका होती है, उसका क्या नाम होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप कितने गुरु बीजाणु का निर्माण होता है? 4 का निर्माण होता है। उनमें से 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और जो एक शेष बचता है वो क्या करता है? अपने आकार और आयतन में वृद्धि करता है। आकार और आयतन में वृद्धि करने के बाद में इसके अंदर होता है समसूत्री विभाजन। एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाते हैं। फिर से समसूत्री विभाजन होता है, 2 केंद्रक के 4 केंद्रक बन जाते हैं। फिर 4 से 8 केंद्रक बन जाते हैं। और फिर ये केंद्रक व्यवस्थित होते हैं। ऊपर से एक केंद्रक बीच में आता है, नीचे से एक केंद्रक बीच में आता है। इस प्रकार से टोटल 8 केंद्रक बन जाते हैं। बाद में कोशिका द्वितीय विभाजन होता है। ऊपर 3 कोशिका बन जाती है, नीचे 3 कोशिका बन जाती है और एक कोशिका बीच में बन जाती है। इस प्रकार से भ्रूणकोश क्या हो जाता है? 7 कोशिकीय व 8 केंद्र। क्वेश्चन आ सकता है, मादा युग्म कोश भी क्या होता है? 7 कोशिकीय 8 केंद्र की होता है। भ्रूणकोश 7 कोशिकीय 8 केंद्र की होता है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लो आप। ये बनाने के बाद में आप इसके अंदर लिख लेना। अब लिखो, ये चित्र बनाने के बाद, ये हेडिंग लगाने के बाद उसमें हमें लिखना है कि सर्वप्रथम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं तथा शेष बचा एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। अगली लाइन में लिखना, अब सक्रिय गुरु बीजाणु अपने आकार में वृद्धि करेगा तथा बाद में इसमें समसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप इसका केवल केंद्रक विभाजित होकर 2 केंद्रकों का निर्माण करेगा। अगली लाइन में लिखना, तथा फिर से समसूत्री विभाजन से 4 केंद्रक और फिर से 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। अतः इसमें 3 बार समसूत्री विभाजन होगा, 1, 2 एंड 3, ठीक है। आगे लिखना आप, ये केंद्रक 4-4 ध्रुवों की ओर होते हैं। इनमें से एक एक केंद्रक बीच में आ जाते हैं, एक एक केंद्रक बीच में आ जाते हैं तथा बाद में कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। बीच में केंद्रकीय कोशिका तथा निभाग की ओर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं तथा बीजांड द्वार की ओर एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाओं का निर्माण होता है। इतना ये आपका कंप्लीट है। अब आप इसका अगर फ्लो चार्ट बनवाना चाहते हो, ये थोड़ी ना लिखकर एक फ्लो चार्ट में आपके इसका बनवा देता हूँ, ताकि जब भी आप इसको एक बार रीडिंग करो तो उस फ्लो चार्ट को देखकर आपके इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या होती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं और एक क्या रहता है? सक्रिय रहता है। अब सक्रिय गुरु बीजाणु में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है और 2 केंद्रकों का निर्माण। फिर से समसूत्री 4 केंद्रक, फिर से समसूत्री
8 केंद्रक। इसके बाद में ये केंद्रक क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे, 3 निभाग की ओर, 3 बीजांड द्वार की ओर तथा 2 मध्य। तथा बाद में ये क्या बना लेंगे, 7 कोशिकाएं बना लेंगे तथा 8 केंद्रक बना लेंगे। ये फ्लो चार्ट आप बना लेना ताकि आप जब भी देखो तो इजीली समझ में आ जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।